कजरी एक काले रंग की लड़की थी जिसकी शादी सुरेश नाम के लड़के से कुछ दिन पहले ही हुई थी। एक शाम कजरी खाना बनाकर सबको परोसती है। खाना मुंह में डालते ही उसकी सास कुंती उससे कहती है, क्यों रे काली बहू, अपनी माँ से कुछ सीख कर नहीं आई क्या, जो रोटी के साथ सब्जी की जगह नमक ही परोस दिया। माँ जी, घर में बनाने के लिए कुछ भी साग सब्जी नहीं है। आलू बचे थे, वो मैंने सुबह ही बना दिए थे। कैसे करम फूटे हैं हमारे। जब से इस काली बैंगन ने हमारे घर पर कदम रखे हैं तब से बरकत ही नहीं हो रही इस घर में। और अब तो ऐसे दिन आ गए हैं कि नमक के साथ हमें रोटी खानी पड़ रही है। कजरी के प्रति कुंती की इस कड़वाहट का कारण उसका काला रंग था। उसके काले रंग को लेकर वो अक्सर उसको कोसती रहती थी। लेकिन कजरी का रंग भले ही काला था पर उसका दिल एकदम साफ था। वो दुर्गा माँ के प्रति बड़ी आस्था रखती थी। कजरी का पति सुरेश दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चलाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो काम पर नहीं जा पा रहा था। डॉक्टर साहब, आखिर क्या हुआ है मेरे बेटे को? गर्मी में लू लगने के कारण इन्हें उल्टी दस्त और बुखार आ गया है। आप इनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखिए, साथ ही ये दवाई दे दीजिएगा। और हाँ, इनके शरीर में अभी काफी कमजोरी है, इसलिए अभी 2 महीनों तक इन्हें बेड रेस्ट पर ही रहना होगा। ये सुनकर कजरी का मन बड़ी ही उलझन में फंस गया और वो सोचने लगी, जब तक सुरेश जी ठीक नहीं हो जाते मुझे ही कुछ न कुछ काम करके इस गृहस्थी को चलाना होगा। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये घर दाने दाने तक को मोहताज हो जाएगा। ऐसा सोचकर कजरी भूखी प्यासी काम ढूंढने निकल गई, लेकिन पूरे 50 घर के दरवाजे खटखटाने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। अब बस ये घर एक आखिरी उम्मीद है। ये सोचकर वो उस घर का दरवाजा भी खटखटाती है। कुछ देर बाद वहाँ से एक औरत निकल कर आती है। मालकिन, मैं गरीब सुबह से काम की तलाश में निकली हूँ, लेकिन कोई भी काम देने को तैयार नहीं है। मुझे काम की बहुत जरूरत है, प्लीज मुझे काम दे दीजिए। देखो, मेरे घर पर काम वाली बाई लगी हुई है, लेकिन हाँ, अगर तुम बाजार से जाकर मेरे लिए कुछ सामान ले आओ तो उसके बदले मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगी। वो क्या है ना, धूप की वजह से मुझसे तो बाहर निकला ही नहीं जा रहा। हाँ मालकिन, आप बता दीजिए, मैं सामान ले आऊंगी। कजरी बाजार से सामान लाकर उस औरत को दे देती है। साथ ही वो औरत उसे 100 रुपए दे देती है, जिनसे कजरी घर के लिए आटा चावल लेती है। लेकिन सब्जियों के दाम सुनकर वो चौंक जाती है। हे राम, सब्जियां तो कितनी महंगी है और मेरे पास तो ये थोड़े से पैसे ही बचे हैं। ऐसा करती हूँ, आलू ही ले लेती हूँ, सस्ते हैं तो ज्यादा भी आ जाएंगे। वो उन थोड़े से बचे हुए पैसों से आलू खरीद लेती है। तभी वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत 20 रुपए में 1 पाव अचार दे रही है। उसके पास काफी भीड़ लगी हुई है। कजरी झट से उसके पास जाती है। अम्मा, 1 पाव अचार दे दीजिए। अचार, आलू और आटा लेकर कजरी घर आ जाती है, लेकिन सारे रास्ते वो बस अचार वाली के पास लगी भीड़ के बारे में ही सोचती रहती है। और घर आकर वो अपने पति को ये बात बताती है। आज मैंने बाजार में एक बूढ़ी औरत को अचार बेचते देखा। उनके पास अचार खरीदने के लिए काफी लंबी लाइन लगी थी। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी अचार बनाकर बाजार में बेचूं। बात तो ठीक है, लेकिन अचार बनाने के लिए जो सामान चाहिए उसके लिए तुम्हारे पास पैसे आएंगे कहाँ से? बंसी काका से कुछ पैसे उधार ले लूंगी और जैसे ही पैसे आ जाएंगे उन्हें लौटा दूंगी। वो बड़ी उम्मीदों के साथ बंसी काका के पास जाती है, लेकिन वो उसे उधार देने से मना कर देते हैं। वो रोते हुए घर आ रही थी कि तभी उसे रास्ते में वो अचार वाली बूढ़ी अम्मा मिलती है, जो कि एक पेड़ के किनारे बैठी हुई होती है। अरे बूढ़ी अम्मा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? बेटी, कल रात मेरे गांव में बहुत तेज बादल फटा, जिसके बहाव में आकर मेरा सारा घर बह गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अम्मा, लेकिन आज भी मौसम खराब है, बारिश आने वाली है। आप ऐसे में कहाँ जाएंगी? एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। उस रात वो बूढ़ी अम्मा कजरी के घर ही रुकती है। फिर अगले दिन सुबह वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से जाने लगती है तो कजरी उससे बोलती है, अम्मा, आप इस उम्र में कहाँ जाएंगी? जब तक आपके रहने का कोई ठिकाना नहीं हो जाता आप यहीं हमारे साथ ही रहिए। वो बूढ़ी अम्मा मान जाती हैं। फिर कजरी ने उनके सामने अचार बनाने की बात बताई। तो बेटा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये ले, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तू इनसे अचार बनाने का सामान ले आ। कजरी उन पैसों से सामान लेकर घर आती है। दोनों मिलकर बड़ा ही स्वादिष्ट अचार बनाती हैं। अम्मा, वैसे आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। वैसे तो बेटी मेरा नाम भवानी है, लेकिन लोग मुझे कई नामों से बुलाते हैं। कुछ तो मुझे दुर्गा भी कहते हैं। ये सुनकर कजरी सोच में पड़ जाती है। अगले दिन कजरी दुर्गा माँ के सामने मत्था टेक कर बूढ़ी अम्मा के साथ अचार बेचने बाजार जाती है। कुछ ही देर में उसके पास लोगों की भीड़ लग जाती है। मुझे 2 किलो अचार दे दो, मेरी बहू पेट से है, उसका बड़ा मन करता है अचार खाने को। और मुझे 3 किलो। कुछ ही देर में उसका सारा अचार बिक जाता है। कुछ ही दिनों में वो सारे बाजार में स्वादिष्ट अचार वाली के नाम से मशहूर हो जाती है।
उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगती है। अम्मा, आज तुम्हारे कारण ही मेरी अच्छी कमाई होने लगी है। बेटी, ये सब दुर्गा माँ का कमाल है। मेरी मान तो अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा तू गरीबों में दान कर, इससे दुर्गा माँ बहुत खुश होंगी। कोई जरूरत नहीं है भिखारियों को दान देने की। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? और तू बुढ़िया, जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से बांध ले। अब तुझे हम और इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं दे सकते। अगले दिन जब कजरी सोकर उठी तो उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा घर में नहीं है। अम्मा, अम्मा, कहाँ चली गई आप? लगता है माँ जी की बातों ने उन्हें यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। पीछे कुछ दिनों में कजरी का उस बूढ़ी अम्मा से खूब लगाव हो गया था। उनके जाने के गम में वो काफी दुखी थी। फिर वो अपनी सास के खिलाफ जाकर मंदिर पहुंचकर जरूरतमंदों को दान देती है। ये देखकर उसकी सास डंडा लेकर दुर्गा माँ के मंदिर में ही उसकी पिटाई करनी शुरू कर देती है। 4 पैसे क्या कमाने लग गई? तेरा तो दिमाग ही चढ़ गया है। अपनी सास की बातों को अनसुना करेगी? तेरी इतनी हिम्मत? हे माँ दुर्गा, मुझे बचा लो। तभी दुर्गा माँ की मूर्ति से वो बूढ़ी अम्मा बाहर निकलती हैं और दुर्गा माँ का रूप धारण करके कुंती से कहती हैं, कुंती देवी, तुमने मेरी भक्त पर जुल्म किए हैं। तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। अब तुम्हारा अंत तय है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी वो बूढ़ी अम्मा आप ही है। अब से मैं कजरी को कभी नहीं सताऊंगी। हाँ माँ, इन्हें क्षमा कर दीजिए। कजरी, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं इसे माफ कर रही हूँ। कजरी, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने इस अचार के व्यापार को मेरे नाम से चलाओ। देखना, तुम्हारा ये कारोबार खूब फलेगा। तुम खूब तरक्की करोगी, ये मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर दुर्गा माँ अंतर ध्यान हो जाती हैं। कजरी दुर्गा माँ के नाम से अचार बेचने लगती है। कुछ ही महीनों में उसकी खूब कमाई होने लगती है और वो खुद की एक बड़ी सी दुकान खोल लेती है, जिससे उसे खूब कमाई होती है। साथ ही अब सुरेश भी पूरी तरह ठीक हो चुका था। अब वो भी कजरी के साथ मिलकर दुकान चलाने लगा। तो वहीं कुंती भी अब कजरी के साथ अच्छे से पेश आती है। चंदन इंटरव्यू के लिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आया था। वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और मनी मन सोच रहा था कि इस बार नौकरी लगी जाए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई, एक मैं ही कुंवारा बचा हूं। इसलिए 7 साल से मेहनत कर रहा हूं, पर कोई नौकरी नहीं लगी। जो लोग मेरी नकल करके पास हुए उनकी नौकरी तक लग गई, पर मेरी नहीं लगी। इतने में एक सेक्रेटरी ने चंदन को बुलाया। चंदन इंटरव्यू देने के लिए अंदर चला गया। चंदन बहुत पढ़ा लिखा और समझदार तो था ही, इसलिए उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया और उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर चंदन, हमें आप जैसे लोगों की ही अपनी कंपनी में जरूरत थी। कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ज्वाइनिंग लेटर आज रात तक आपके घर पहुंच जाएगा। घर पहुंचने के बाद चंदन खुशी के मारे नाचने लगा। उसकी माँ और बहन सब कुछ देख रही थी। क्या बात है भैया, आज बड़े खुश लग रहे हो? हाँ चंदन, बात क्या है? माँ, नंदिता, मैं इंटरव्यू में पास हो गया था, मुझे नौकरी मिल गई है। माँ, खूब तरक्की करो बेटा। मैंने पहले ही कहा था कि इंसान की मेहनत एक न एक दिन रंग जरूर लाती है। माँ, अब जल्दी से मेरी भी शादी करवा दो। मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई, सब लोग मुझे चिढ़ाते रहते हैं। मैं बस शादी इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी नौकरी नहीं लगी थी। माँ, मुझे लगता है भैया नौकरी से ज्यादा अपनी शादी के लिए खुश हैं। खैर, 2 दिन बाद पंडित जी रिश्ता लेकर आए। पंडित जी ने जैसे ही लड़की की फोटो दिखाई, चंदन ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि अब वो बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता था। पंडित जी, आप हमारे परिवार जैसे हैं, आप मेरे लिए कोई गलत लड़की थोड़ी ना ढूंढेंगे। मुझे लड़की पसंद है। वहीं दूसरी तरफ जिस लड़की के साथ चंदन की शादी तय होने वाली थी, वो लड़की बहुत ज्यादा काली थी। फोटो में वो गोरी लग रही थी, पर असल जिंदगी में वैसी बिल्कुल नहीं थी। बेटा जल्दी से तैयार हो जा, आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं। ठीक है माँ, लड़के वालों का क्या है, हर बार की तरह इस बार भी आएंगे और मेरा काला रंग देखकर मुझे मना करके चले जाएंगे। बेटा सबसे पहले तू अपने हाथों से मजेदार हलवा पूरी बना दे, क्योंकि तेरे हाथों में जादू है। तू पूरियां बहुत अच्छी बनाती है। ज्योति ने अपने हाथों से पूरियां बना दी। उसके बाद उसने सांवला मेकअप कर लिया। अब वो इतनी ज्यादा काली नहीं लग रही थी और ना ही इतनी ज्यादा गोरी लग रही थी। जैसे ही लड़के वाले देखने आए, चंदन ने तुरंत हाँ कर दी। मुझे सांवली लड़कियां बहुत पसंद है, और वैसे भी मेकअप करने के बाद तो गोरी दिखती ही होगी आप। ज्योति कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी उसकी माँ ने उसे रोक दिया। तो इस तरह ज्योति और चंदन की शादी हो गई। सुहाग रात की अगली सुबह जब ज्योति नहा धोकर कमरे से बाहर निकली, तो उसे देखते ही उसकी सास बेहोश हो गई।
माँ की चीख सुनकर चंदन भी नींद में अपने कमरे से बाहर आया। क्या हुआ माँ को? तभी चंदन की नजर उसकी बीवी ज्योति पर गई। ज्योति को देखते ही चंदन भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उन दोनों की चीख सुनकर ज्योति की ननद नंदिता भी वहां पर आ गई। माँ, भैया, क्या हुआ इन दोनों को? अरे भाभी, कुछ बोलती क्यों नहीं आप? और आपने सुबह सुबह अपने चेहरे पर चारकोल क्यों लगा रखा है? ज्योति ने अपनी माँ और भाई पर पानी डाला। तब जाकर उन दोनों को होश आया। होश आते ही दोनों की नजर एक बार फिर से ज्योति पर गई। दोनों उसे देखकर डर गए। ये चुड़ैल अभी तक खड़ी है, जल्दी से लो बांध सुलगाओ, कोई तांत्रिक बुला बेटा। माँ, मुझे लगता है साक्षात काली माँ हमारे घर पधारी है। हम फालतू में डर रहे हैं। सही कहा तूने, जय हो काली माता, जय हो काली माता। दोनों माँ बेटे ज्योति के पैरों में गिर पड़े। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। दे ताली, दे ताली, दे ताली, ताली दे। भाभी, लगता है ये दोनों पागल हो गए। आप जाकर चारकोल हटाइए अपने चेहरे से। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? कहीं सच में तो काली माँ नहीं आ गई? तभी ज्योति ने कहा, मैं ज्योति ही हूँ, आप लोग खड़े हो जाइए। उसकी माँ और चंदन खड़े हो गए। देखा, मैंने कहा था ना ये भाभी हैं। इन्होंने अपने चेहरे पर ब्लैक वाला फेस पैक लगा रखा है। फेस पैक पूरे शरीर में लगा रखा है क्या? ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरा असली रंग यही है, मैं बचपन से इतनी ही काली हूँ। सब लोग हैरान रह गए। आपने ही तो कहा था कि आपको सांवला रंग बहुत पसंद है। मैंने सांवला कहा था, काला नहीं। इसमें तेरी ही गलती है चंदन, तुझे बहुत जल्दी थी ना शादी की, अब भुगत। बहू की इसमें कोई गलती नहीं है। बस बहू अचानक रात में मेरे सामने मत आना, मैं दिल की कमजोर हूँ। भाभी, इतनी काली औरत मैंने आज तक नहीं देखी। उसकी सास और ननद अपने कमरे में चले गए। चंदन भी तैयार होकर ऑफिस चला गया। रात में जब वो वापस आया तो ज्योति ने सबके लिए सब्जी, पूड़ी और हलवा बनाया। बहू, तेरे हाथों की पूड़ियां तो कमाल हैं। इसमें कुछ अलग डालती है क्या? माँ, इसमें मैं काजू और मलाई डालती हूँ। वाह, ऐसी पूरियों के बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं। माँ, जिसकी शक्ल अच्छी ना हो उसे खाना कम से कम अच्छा बनाना तो आना ही चाहिए, वरना जिंदगी जीने का भी क्या फायदा। खूबसूरती ना सही, पर कम से कम भाभी में एक क्वालिटी तो है। इतने में चंदन का फोन आ गया। वो खाना खा रहा था, इसलिए उसने फोन स्पीकर पर डाल दिया। हाँ मोंटी, बोल, क्या हुआ? आज मेरी शादी की सालगिरह है। हाँ हाँ पता है, आ जाऊंगा शाम को, पर भाभी जी को लेकर आना। माफ करना, वो नहीं आ पाएगी, वो किसी काम से अपने मायके गई हुई है। ये सुनकर ज्योति हैरान रह गई, क्योंकि ज्योति तो वहीं उसके सामने खड़ी थी। अरे तो उन्हें रिसीव कर लेंगे। मैंने एक बार बोला ना कि वो नहीं आ सकती। हाँ ठीक है, भड़कता क्यों है? अब ज्योति के सामने कोई नहीं आता था, क्योंकि उसका काला रंग किसी को भी पसंद नहीं था। अगली सुबह चंदन से मिलने उसके ऑफिस के कुछ दोस्त आए। सुनो, जब तक मेरे दोस्त चले नहीं जाते तुम कमरे से बाहर मत निकलना, वरना काली बेबी कहकर लोग मेरी इंसल्ट करेंगे। इतना कहकर चंदन कमरे से बाहर चला गया और उसने बाहर से कुंडी लगा ली। ज्योति कमरे में बैठकर रोने लगी। रात हो गई पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि मेहमान अभी तक बैठे थे। मेरी वजह से चंदन के परिवार की इंसल्ट होती है। कोई मेरे सामने तक नहीं पड़ना चाहता। मैं आखिर कब तक यूं ही घुट घुट कर जीती रहूंगी? इतनी लंबी जिंदगी इस तरह से नहीं जी पाऊंगी। माँ से बताकर उन्हें भी परेशान नहीं करना चाहती। इससे पहले कि चंदन ये दरवाजा खोले, मैं खिड़की से भाग जाती हूँ। ज्योति ने कुछ कपड़े लिए और खिड़की से भाग गई। रात में अकेली सड़कों पर वो भटकने लगी। वो रोते रोते किसी जंगल में पहुंच गई। ये जंगल बहुत बड़ा है, यही सो जाती हूँ। कोई शेर आएगा, मुझे खा जाएगा और बिना दर्द के मैं मर जाऊंगी। ज्योति उसी जंगल में सो गई। करीब आधी रात को ज्योति को किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी, जिससे वो जाग गई। उसने देखा कि बूढ़ी औरत पानी मांग रही है। अरे कोई है, कोई पानी पिला दो मुझे, मेरे घर तक पहुंचा दो। अम्मा, ये लो पानी पियो। उस बूढ़ी औरत ने पानी पिया। अरे बिटिया, इतनी रात में इस घने जंगल में क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मा, तुम जाओ, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। वो सामने मेरी कुटिया है, चलो मेरे साथ, यहाँ खतरा हो सकता है। ज्योति उस बूढ़ी औरत के साथ उस कुटिया में चली गई। अगली सुबह उस बूढ़ी औरत ने ज्योति से कहा, बिटिया, मैंने सुना है तुम्हारे हाथों की पूड़ियों में जादू है। हाँ अम्मा, लोग तो ऐसा ही कहते हैं। आज उन पूड़ियों का जादू सच में दिखेगा। क्या तू मेरे लिए भी पूड़ियां बना देगी बेटा? बिल्कुल अम्मा। ज्योति ने पूड़ियां बना दी। पूड़ियां खाते वक्त ज्योति ने सारी बात उन बूढ़ी अम्मा को बता दी। बेटा, काले रंग की आजकल कोई कदर नहीं करता, जबकि सबसे गहरा रंग काला ही होता है। पूड़ियां खाते खाते ज्योति का रंग हद से ज्यादा गोरा हो गया
पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। दोपहर को जब उसने अपना चेहरा आईने में देखा तब वो हैरान रह गई। ये क्या हुआ? अचानक में इतनी गोरी कैसे हो गई? मैंने कहा था ना कि आज इन पूड़ियों का जादू सच में दिखेगा। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा अचानक गायब हो गई। अब ज्योति अपने ससुराल वापस आ गई। सब लोग बहुत खुश हो गए। उसने बूढ़ी अम्मा वाली बात किसी को नहीं बताई। चलो, जैसे भी ये चमत्कार हुआ हो, पर हुआ अच्छा। एक कलंक तो हट गया कम से कम। चल बहू, इसी खुशी में अपने हाथों की मस्त पूड़ियां खिला दे। रात को ज्योति ने सबके लिए पूड़ियां बनाई। पूड़ियां खाते ही चंदन, उसकी माँ और ननद नंदिता काले हो गए। ज्योति हैरान हो गई। तभी ज्योति के सामने वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई। चौंक गई बिटिया, भूल गई? मैंने कहा था ना कि आज इन पूड़ियों का जादू सच में दिखेगा। उसके बाद से ससुराल में सिर्फ ज्योति की ही चलने लगी और वो खुशी खुशी रहने लगी।